जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे जो दिष्ट धारा है डीसी थ्योरी एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के दृष्टिकोण से बारी बारी हम हर एक चैप्टर के यहाँ पर सॉल्यूशन थ्योरी का करा रहे हैं। जो आईटीआई ट्रेड इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का प्रश्न है हमारा यहाँ पर देखिए। हम लोग आज देखेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी अर्थात कि दिष्ट धारा अर्थात कि डीसी करंट डायरेक्ट करंट के बारे में आज हम लोग सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर बारी बारी से देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है फर्स्ट नंबर प्रश्न हमारे, इसको जूम कर लेते हैं कि जो देखिए सीधी बात नो बकवास, एकदम मुद्दे की बात करते हुए चलेंगे, यहाँ पर हम बकवास नहीं करेंगे। देखिए हमारा कह रहा है कि डीसी आपूर्ति का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है। तो सीधी बात है कि डीसी आपूर्ति अर्थात कि डायरेक्ट करंट कहाँ किया जाता है, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी करंट का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो डीसी आपूर्ति का उपयोग जो है बैटरी चार्जिंग में किया जाता है, क्योंकि बैटरी चार्जिंग केवल डीसी आपूर्ति पर ही संपन्न होती है। जो बैटरी चार्जिंग की जो क्रिया है हमारी, वह एसी करंट पर नहीं होती है, वह किस पर होती है, तो वह डीसी करंट दिष्ट धारा पर यहाँ पर होती है। अब सेकेंड नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है यहाँ पर देखिए कि जब कोई परिपथ इस प्रकार सुरक्षित किया जाता है कि इस पर कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाली कोई विभव ऊर्जा नहीं होती, तो यह क्या कहलाती है। देखिए यह हमारा 2018 शिफ्ट 1 में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि जब कोई परिपथ इस प्रकार सुरक्षित किया जाता है कि इस पर कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो नुकसान नहीं, अगर देखिए निम्न खुला परिपथ रहेगा तो लाइन मारेगा आती है, तो हमारा होगा नहीं। शून्य ऊर्जा रहे हो ही नहीं सकता है, उच्च ऊर्जा व्यवस्था होगा ही नहीं, उच्च ऊर्जा रहेगा तब पर भी हमारा हानि हो सकता है। अब देखिए निम्न ऊर्जा रहेगा तब पर भी हानि होगा, लेकिन शून्य ऊर्जा व्यवस्था रहेगी तो हमारी हानि नहीं होगी। तो क्यों हानि नहीं होगी, क्योंकि जब कोई परिपथ इस प्रकार सुरक्षित किया जाता है कि इस पर कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाली कोई विभव ऊर्जा नहीं होती, तो यह शून्य ऊर्जा अवस्था कहलाती है। अर्थात कि ई बराबर क्यू भी, ई बराबर हमारा एक इक्वेशन होता है, यू बराबर क्या होता है, क्यू इंटू भी, जहाँ पर भी का मान कितना होता है, जीरो होता है, और ई का मान भी हमारा कितना होता है, जीरो होता है। भी और ई दोनों का मान हमारा यहाँ पर जीरो होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर थर्ड नंबर की कह रहा है कि पानी भरी बाल्टी से पानी भरी बाल्टी से जब, बढ़ा लेते हैं थोड़ा यहाँ पर इसका, पानी भरी बाल्टी से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब दोनों ही डूबे हुए तारों के पास काफ़ी बुलबुले देखे जाते हैं। इससे पता चलता है कि सप्लाई किस किस्म की है। देखिए यूपीपीसीएल TG2 8 नवंबर 2014 का प्रश्न है यह हमारा। तो जब पानी भरी बाल्टी को विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सीधी सी बात है कि उसमें डिस्ट धारा डायरेक्ट करंट प्रवाहित होगा। अर्थात कि जब पानी भरी बाल्टी से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब दोनों ही डूबे हुए तारों के पास काफ़ी बुलबुले देखे जाते हैं। इससे पता चलता है कि दिष्ट धारा जिसका परिमाण व दिशा समान रहता है, इससे हमारा स्पष्ट हो जाता है। अब देखिए हमारा कह रहा है यहाँ पर कि डीसी परिपथ के लिए प्रयोग किए जाने वाले न्यूट्रल तार का रंग कौन सा होता है। यहाँ पर देखिए एमपीपी के VVCL LA में पूछा हुआ प्रश्न है 2016 का। तो अर्थिंग न्यूट्रल तार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो लाल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हमारा काला का प्रयोग देखिए नहीं किया जाएगा, और हरा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो दिष्ट धारा परिपथ के लिए जो है न्यूट्रल रंग कैसा होता है, तो नीला रंग होता है। डीसी अर्थात डीसी परिपथ में दिष्ट धारा परिपथ के लिए जो न्यूट्रल तार का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। और साथ ही अर्थ तार सामान्यतः कैसे होते हैं, तो हरे रंग के। जो अर्थ तार हमारा होगा अर्थात कि अर्थिंग, जो हमारा अर्थ तार होगा वो कैसा होगा, हमारा नीला होगा। कैसा होगा, नीला होगा। और फेज तार जो हो कैसा होगा, लाल रंग का होगा। फेज तार हमारा कैसा होगा, लाल रंग का। फेज जो है कैसा होगा, लाल रंग का होता है। और हरा रंग का हमारा कौन होता है, तो अर्थ जो होता है हमारा हरा रंग का होगा, और फेज जो होगा हमारा लाल रंग का होता है। अब थर्ड नंबर हमारे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 50 वोल्ट डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो 50 वोल्ट डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी जो होती है 0 साइकिल प्रति सेकंड होती है। कितनी, 0 साइकिल प्रति सेकंड होती है। अब देखिए 11 नंबर हमारा कह रहा है कि विद्युत परिपथ के एक पंक्ति वन लाइव आरेख का उपयोग विद्युत ऊर्जा के सारे स्रोतों को के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, तो पहचानने के लिए किया जाता है। जो विद्युत परिपथ है उसमें पंक्ति में वन लाइव आरेख खींचे जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसको पहचानने के लिए। विद्युत परिपथ की एक पंक्ति वन लाइन का आरेख उपयोग विद्युत ऊर्जा के सारे स्रोतों को पहचानने के लिए किया जाता है। साथ ही ध्यान रहे कि विद्युत धारा प्रवाह केवल तभी संभव है जब परिपथ पूर्णतः बंद हो। जब परिपथ पूर्णतः बंद होगी तभी विद्युत धारा संभव है। अब 14 नंबर देखिए, यहाँ पर हमारा प्रश्न कह रहा है कि एक चर प्रतिरोध दिया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि चर प्रतिरोध
एक चर प्रतिरोध को वोल्टेज V के स्थिर वोल्टेज स्रोत से जोड़ा गया है, ठीक है, और प्रतिरोध का मान धीरे धीरे बढ़ जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा आलेख विद्युत धारा I और R प्रतिरोध के संबंध को दर्शाता है। धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा किस क्रिया में, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं। तो बढ़ेगा कैसे, देखिए हमारा बढ़ेगा कैसे, तो हमारा कह रहा है कि I और R के बीच संबंध सही संबंध दर्शाता है। जब भी बढ़ेगा हमारा, जब वोल्ट प्रवाहित की जाएगा और जोड़ा गया, तो प्रतिरोध का धारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है। तो धीरे धीरे किस स्थिति में बढ़ता है, देखिए यही हो गया हमारा धारा हो गया, यही हमारा रेसिस्टेंस हो गया। तो धीरे धीरे किस स्थिति में बढ़ता है, जब ऐसे हमारा होगा तब जाके हमारा धीरे धीरे प्रतिरोध बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक, इसको बहुत बार हम बता चुके हैं। अब देखिए हमारा 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें ओम सूत्र का पालन हो रहा है। देखिए जो हमारा ओम होता है V बराबर I इंटू R, यही ना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ओम का नियम पूछ दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ओम का नियम के अनुसार जो नियत दाब होता है एवं ताप पर यदि धारा के मान का परिवर्तन वोल्टता के समानुपाती रहता है, अर्थात कि जो भी समानुपाती होता है किसके होता है, तो I के होता है, अर्थात कि R बराबर हमारा हो जाएगा V बटा में I और V बराबर हमारा हो जाएगा I इंटू R, ठीक है। और जहाँ V होता है विभवांतर और I विद्युत धारा और R जो होता है हमारा प्रतिरोध होता है, यही इसका ग्राफ है। यह किसका ग्राफ है, तो ओम के नियम का। अब देखिए यहाँ पर हमारा कह रहा है कि स्थिरांक अनुप्रयुक्त वोल्टेज के लिए कौन यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा ओम का नियम। I R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो स्थिरांक अनुप्रयुक्त वोल्टेज होता है अर्थात कि V, यह किसके समानुपाती होता है, तो I और R के भी जो है समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर कह रहा है कि कौन सा नियम यह बताता है कि जब ताप नियत होता है तो डीसी बंद परिपथ में धारा I और वोल्टेज भी समानुपाती होते हैं और यह प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ओम का नियम, डायरेक्टली यह कह रहा है कि ओम का नियम। देखिए कितने परीक्षाओं में पूछा गया है, यूपीपीसीएल में भी पूछा गया है 2021 में, HSSSC में लाइनमैन में भी पूछा गया है, यूपीपीसीएल में भी पूछा गया है, अर्थात कि बहुत ही यह एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। देखिए ओम का नियम जो है भौतिक राशियों तापमान तथा दबाव के नियत रहने पर किसी डीसी बंद परिपथ में सप्लाई वोल्टेज उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है, अर्थात जो भी समानुपाती आई होता है। जबकि केसीएल का नियम कहता है हमारा कि आवेश संरक्षण नियम पर आधारित होता है, अतः आई जो होता है V बटा R होता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ओम का नियम हमारा अर्थात कि आई जो होगा समानुपाती होगा किसके, V के, इसके लिए लागू होता है। तो ओम का नियम हमारा जो है एक स्थिर सुचालक धातु भी हो सकता है। क्या ओम का नियम, अर्थात धारा प्रवाहित होगी उसमें ओम के नियम में, तो धारा प्रवाहित होगी जब V समानुपाती होगा हमारा किसका, I के, या I हमारा समानुपाती होगा किसके, तो V के, तो हमारा एक स्थिर चालक बिंदु हो जाएगा। यहाँ पर विश्लेषण करते हैं, कह रहा है कि ओम का नियम अर्थात धारा समानुपाती वोल्टेज का होता है, एक स्थिर सुचालक धातु के लिए लागू होती है। यह नियत दाब तथा ताप पर लागू होता है, वास्तव में यह रेखीय अवयवों पर भी लागू होता है, ठीक है। अब देखिए 17 नंबर देखिए, कह रहा है कि वेग और धारा का ग्राफ अर्थात भी आई ग्राफ किसके लिए एक सीधी रेखा बनाता है, अर्थात कि हई देख लीजिए, हई हमारा आई हो गया और यहाँ पर हमारा भी हो गया, तो भी और आई का ग्राफ जो है किसके लिए एक सीधी रेखा बनाता है, तो कॉपर इलेक्ट्रोड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए जो है भी आई ग्राफ एक सरल रेखा बनाता है। भी आई ग्राफ एक सीधी रेखा में दिए गए विकल्पों में कॉपर इलेक्ट्रोडों का होता है जो ओम के नियम का पालन करता है। ओम का नियम केवल नियत दाब तथा ताप पर ही लागू होता है। ओम का नियम पूछेगा किस पर लागू होता है, तो नियत दाब और नियत ताप पर लागू होता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा प्रश्न कह रहा है कि जब कोई विद्युत परिपथ विपरीत परिपथ हो तो वोल्टता हमारी क्या होगी, तो वोल्टता हमारी अधिकतम होगी। जब भी विपरीत परिपथ होगा तो हमारी वोल्टता कैसी होगी, तो अधिकतम होगी। देखिए यहाँ पर समझते हैं कि विद्युत परिपथ विपरीत परिपथ अर्थात कि ओपन सर्किट होने पर उसमें वोल्टता का मान अधिकतम होगा। जब भी हमारा ओपन सर्किट तो उसमें हमारा भी का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। और जब हमारा क्लोज सर्किट होगा तो उसमें भी का मान हमारा क्या होगा, न्यूनतम होगा। भी का मान हमारा न्यूनतम होगा और देखिए अधिकतम होगा तथा धारा का मान न्यूनतम होगा। इसी प्रकार विद्युत परिपथ के लघु परिपथ होने पर उसमें वोल्टता का मान न्यूनतम तथा धारा का मान अधिकतम होता है। सेम वही कंडीशन है। अब देखिए कह रहे हैं यहाँ पर हमारा कि कौन सा संबंध लीकेज विद्युत धारा की गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा की गणना के लिए अर्थात कि आई को ज्ञात करने के लिए हमें कौन सा नियम, तो देखिए आई बराबर ओम का नियम अनुसार लीकेज विद्युत धारा की गणना भी
की जाती है। इस नियम अनुसार जो वोल्टता होता है धारा के समानुपाती होता है, अर्थात कि V जो होगा समानुपाती होता है I के। यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा V समानुपाती I है, तो V बराबर हमारा फॉर्मूला होता है I इंटू R। तो हमारा ऑप्शन नंबर I बराबर V बटा में R, अर्थात कि E बटा में R जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि V या I एक ही होता है, V वेग V हमारा वेग। ठीक है, अब देखिए ओम का नियम, ओम के नियम के लिए कौन सा इसमें सही है? क्या गैर धात्विक चालक होते हैं, क्या आरेखित उपकरणों का होता है, या बदलते तापमान पर धातु चालक होते हैं, या नियत तापमान पर धातु चालक होता है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ओम का नियम के लिए हमारा सही है कि नियत तापमान पर धातु चालक होगा। यहाँ पर ओम के नियम सदैव नियत तापमान पर लगता है। ठीक है, अभी ऊपर बताए हैं हम कि ओम का नियम जो होता है किस पर लागू होता है? नियत ताप और नियत दाब पर, धात्विक चालकों में लागू होता है, अतः विकल्प डी सही है। इस नियमानुसार वोल्टता धारा के समानुपाती होती है यदि निकाय नियत दाब एवं ताप पर कार्यरत हो तब। अगर हमारा नियत दाब मतलब कि नियत दाब यानी P हमारा नियत हो और नियत ताप टेम्परेचर नियत हो, तो हमारा ओम का नियम यहाँ पर कार्य करता है। अब देखिए शॉर्ट सर्किट मामले में वोल्टेज डॉट 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 और धारा डॉट 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 हो जाती है। तो जो हमारा शॉर्ट सर्किट होगा ना, तो वहाँ पर वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। वोल्टेज हमारा शून्य हो जाएगा और धारा जो है धारा असमान रूप से प्रवाहित होने लगेगी, कभी तेज प्रवाहित होगी, कभी धीरे प्रवाहित होगी, कभी तेज प्रवाहित होगी, कभी धीरे प्रवाहित होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? शून्य और असमान। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट के मामले में वोल्टेज शून्य और धारा असामान्य रूप से उच्च हो जाते हैं क्योंकि संलग्न प्रतिरोध बहुत कम होता है। अब 22 नंबर देखिए, कह रहा है कि किसी खुले सर्किट में सर्किट प्रतिरोध तथा धारा के प्रवाह का मान क्रमशः क्या होता है? तो किसी खुला परिपथ होगा ना, तो उसमें सर्किट प्रतिरोध का मान हमारा इन्फिनाइट होगा, सर्किट प्रतिरोध का मान इन्फिनाइट होगा और धारा के प्रवाह का मान हमारा यहाँ पर शून्य हो जाएगा। किसी खुले सर्किट में सर्किट प्रतिरोध तथा धारा के प्रवाह का मान क्रमशः अनंत होता है तथा शून्य होता है। साथ ही यदि प्रतिरोध अनंत होगा तो उसमें संपूर्ण स्रोत वोल्टता लागू होगी, जबकि यदि एक प्रतिरोध 0 होगा तो उस संयोजन में संपूर्ण धारा लागू होगी। अब देखिए फास्ट रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, इसका थ्योरी का क्लास है कि कम समय में हम अधिक से अधिक प्रश्नों को यहाँ पर सोल्व कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा सरल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का आवश्यक है? यहाँ पर कौन सा सरल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए यहाँ पर कौन सा यहाँ पर आवश्यक है? क्या रेजिस्टेंस आवश्यक है? नहीं। करंट आवश्यक है? नहीं। वोल्टेज आवश्यक है? नहीं। तो पथ, एक निश्चित पथ जो होता है वह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का आवश्यक होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए एक पथ, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में धारा का प्रवाह के लिए पथ प्राथमिक रूप से आवश्यक है। अगर पथ ही नहीं रहेगा तो करंट कहाँ से प्रवाहित होगा? करंट नहीं रहेगा तो रेजिस्टेंस कहाँ से होगा? रेजिस्टेंस नहीं होगा तो वोल्टेज कहाँ से होगा? ठीक है। अब देखिए 24 कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का महत्वपूर्ण घटक नहीं है? तो लेमिनेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का घटक नहीं है। एनोड और डायोड जो होइबे करता है, कैपेसिटर्स होगा, रजिस्टर होगा, लेकिन हमारा लेमिनेशन कहाँ लिए होगा? साधारण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का थोड़ी महत्वपूर्ण घटक है। देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में लेमिनेशन जो है महत्वपूर्ण घटक नहीं होता है, जबकि कैपेसिटर, रजिस्टर, डायोड महत्वपूर्ण घटक होते हैं। अब देखिए 25 नंबर हमारा कह रहा है कि लघु परिपथ ऐसा परिपथ होता है जो धारा के प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध प्रदान करता है। लघु परिपथ अर्थात शॉर्ट सर्किट हमारा जो होता है, जब उसमें धारा के प्रवाह होगा तो बहुत कम प्रतिरोध प्रदान करेगा। कम प्रतिरोध प्रदान करेगा तो धारा का मान अधिक जाएगा, धारा का मान अधिक जाएगा तो वहाँ पर तार जो होगा जल जाएगा, जल कर पिघल जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट हमारा हो जाएगा। तो वही हमारा कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट जब होगा तो धारा के प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध होगा। प्रतिरोधी जब उसको विरोध नहीं करेगा जो धारा का, तो धारा अपना मन से खूब प्रवाहित होगी और जल जाएगी। अब देखिए 26 कह रहा है हमारा कि बिजली माध्यम नियंत्रक और उपभोक्ता विद्युत उपकरण युक्त एक सर्किट को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एक बंद सर्किट, क्लोज सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एक क्लोज सर्किट कहते हैं। अब देखिए बिजली माध्यम नियंत्रक और उपभोक्ता या विद्युत उपकरण युक्त एक सर्किट को बंद सर्किट कहते हैं। बंद या क्लोज सर्किट में धारा प्रवाहित होती है। जब क्लोज सर्किट रहेगा, जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारा सर्किट हो गया यहाँ पर, और ऐसे यहाँ पर तो है ऐसे, तो हमारा क्या कहलाएगा? ओपन सर्किट कहलाएगा। अब यही हमारा यहाँ पर है और ये वाला यहाँ पर हमारा इस पर गिर गया, तो हमारा क्या कहलाएगा? क्लोज सर्किट कहलाएगा। तो क्लोज सर्किट में जो होगा हमारा धारा का मान प्रवाहित होगा। अब देखिए 27 नंबर कह रहा है कि एक या एक से अधिक विद्युत वाहक बल EMF स्रोतों से युक्त जाल क्या कहलाता है? तो हमारा सक्रिय जाल कहलाता है। जब एक से अधिक EMF स्रोत से युक्त जाल होगा उसको हम क्या कहेंगे? सक्रिय जाल कहेंगे। जो रेखा पर होगा उसको रेखीय जाल कहेंगे, और जो रेखा पर नहीं होगा उसको अरेखीय जाल कहेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है एक या एक से अधिक EMF स्रोतों का जाल सक्रिय जाल होगा, क्योंकि ये पावर डिलीवरी कर सकते हैं, पावर का यह स्थानांतरण
कर सकते हैं। अब देखिए ALPCVD2 22 जनवरी 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय घटक नहीं है। इसमें से डायोड जो है एक सक्रिय घटक नहीं है, क्योंकि प्रतिरोध सक्रिय होता है, प्रेरक भी होता है और संधारित्र भी होता है, लेकिन जो डायोड जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए ये सक्रिय घटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायोड। निष्क्रिय घटक संधारित्र होता है, प्रेरक होता है, प्रतिरोध होता है, जो पावर डिलीवरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन सक्रिय घटक में डायोड, बैटरी व अर्धचालक युक्ति SCR, ट्रांजिस्टर जो पावर डिलीवरी करने में सक्षम होते हैं, जो पावर डिलीवरी करने में सक्षम होते हैं। अब देखिए 29 नंबर 30 क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। देखिए वह सर्किट जिसकी प्रॉपर्टी दोनों दिशाओं में एक समान होती है उसे हम क्या कहेंगे, जिसकी प्रॉपर्टी दोनों दिशाओं में होगी द्विपक्षीय कहलाएगी, जो एक होगा वह एक पक्षीय कहलाएगा, सीधी बात है, द्विपक्षीय कहलाएगी हमारी, दोनों दिशाओं में होगी। अब देखिए 30 नंबर हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गतिशील तत्व कहलाता है। तो इनमें से कौन सा तत्व जो है गतिशील तत्व है, तो देखिए R भी हमारा गतिशील होता है और L भी हमारा गतिशील होता है, ठीक है। इनमें से कौन सा तत्व जो होगा हमारा गतिशील होगा, अर्थात कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट हो जाएगा, बी और अच्छा बी देखिए बी हो जाएगा और सी हो जाएगा, ए नहीं होगा हमारा, क्योंकि हमारा एल भी गतिशील होता है और सी, एल और सी सिर्फ गतिशील होते हैं। गतिशील तत्व कहा जाता है, क्यों गतिशील तत्व कहा जाता है, क्योंकि इनमें धारा अथवा वोल्टेज के साथ इनके मान में परिवर्तन संभव हो जाता है। अब देखिए 31 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि एक विद्युत नेटवर्क का प्रकार है जो अध्यारोपण के नियम का पालन नहीं करता और साथ ही परिपथ प्राचलों के मान विभिन्न कारकों जैसे धारा, वोल्टेज इत्यादि के आधार पर बदलते रहते हैं। ये हमारा क्या कहलाएगा, अर्थात कि सीधी बात में हमारा कह रहा है कि एक विद्युत नेटवर्क का प्रकार है जो अध्यारोपण के नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात कि वह एक नियम में, अर्थात एक पथ में यहाँ पर यह ट्रांसफॉर्मर मतलब कि एक पथ में यह जो है गमन नहीं करता है, ठीक है। तो हमारा गमन नहीं करता और साथ ही परिपथ प्राचलों का मान विभिन्न कारकों जैसे धारा, वोल्टेज इत्यादि के आधार पर बदलते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा अरैखिक नेटवर्क। यह ऐसे नेटवर्क हमारे क्या कहलाते हैं, अरैखिक नेटवर्क कहलाते हैं।